नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई। मुद्रा पूर्ति एक देश की मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय है चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक, चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक। मुद्रा आपूर्ति मुद्रा स्टॉक के केवल उस भाग को सम्मिलित करती है जो जनता द्वारा वह योग्य रूप में रखी जाती है। केंद्र सरकार के पास रखे नकद कोष, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के पास रखे गए नकद कोष मुद्रा आपूर्ति के अंग नहीं होते हैं। मुद्रा आपूर्ति के अंग नहीं होते हैं क्योंकि ये कोष देश में चलन में नहीं होते हैं। एक देश में मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत दो घटक सम्मिलित किए जाते हैं। फर्स्ट चलन मुद्रा और दूसरी जमाएं। फर्स्ट चलन मुद्राएं। चलन मुद्राओं के अंतर्गत सिक्के एवं कागजी नोट को सम्मिलित किया जाता है। सिक्के एवं कागजी नोट को सम्मिलित किया जाता है। सेकंड जमाएं, चेक द्वारा निकाली जा सकने वाली मांग जमाएं, डिपॉजिट। चेक द्वारा निकाली जा सकने वाली जमाएं। मुद्रा पूर्ति में कुछ चीजों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे सरकार के पास रखा हुआ मुद्रा स्टॉक, सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे सरकार के पास रखा हुआ मुद्रा स्टॉक, सेकंड देश की बैंकिंग तंत्र के पास रखा गया मुद्रा स्टॉक, देश की बैंकिंग तंत्र के पास रखा गया स्टॉक। इन दोनों स्टॉकों को मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। देश की सरकार एवं बैंकिंग तंत्र देश में मुद्रा आपूर्ति करता है, अतः उनके पास रखे हुए मुद्रा स्टॉक को जनता के पास रखे गए मुद्रा स्टॉक में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। केवल कुछ शुद्ध मांग जमाओं की मुद्रा आपूर्ति में ही सम्मिलित किया जाता है। व्यापारिक बैंकों की सकल मांग जमाओं तथा शुद्ध मांग जमाओं में अंतर किया जाना आवश्यक है। सकल मांग जमाओं में बैंकों के बीच होने वाले दावे को सम्मिलित किया जाता है, जबकि शुद्ध मांग जमाओं में ऐसे दावे सम्मिलित नहीं होते हैं। बैंकों के बीच होने वाले दावे लोगों की मांग जमाओं में सम्मिलित नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्रा पूर्ति के माप, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा पूर्ति के मापों का अध्ययन भारत में अपनाए गए मुद्रा पूर्ति के मापों के आधार पर किया गया है। भारत में मुद्रा पूर्ति का माप आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। 1967-68 में 1967 से 1968
से पहले आरबीआई लोगों के पास रखी गई मुद्रा का ही एक मात्र माप प्रकाशित करता था, अर्थात जनता के पास जो करेंसी और मांग जमा होती थी उनको जोड़कर मुद्रा पूर्ति का माप एम माना जाता था। केवल एम ज्ञात किया जाता था, केवल मुद्रा पूर्ति का माप, और इस जोड़ के आंकड़ों को आरबीआई प्रकाशित करता था। परंतु यह मुद्रा का माप संकुचित माना जाता था। यह माप कैसा माना जाता था? संकुचित माना जाता था। 1967-68, 1967-68 के बाद आरबीआई एम के अतिरिक्त मुद्रा का व्यापक ब्रांड मेजरमेंट शुरू किया, जिसको कुल मौद्रिक संसाधन एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स अर्थात एएमआर, मौद्रिक संसाधन एएमआर, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहा जाता था, प्रकाशित करना शुरू किया। इसके बाद अप्रैल 1977 से मुद्रा के माप में एक और परिवर्तन किया गया। अप्रैल 1977 से फिर परिवर्तित किया गया। इस परिवर्तन के उपरांत आरबीआई ने मुद्रा के उपरोक्त 2 मापों के स्तर पर मुद्रा के 4 वैकल्पिक मापों को आंकड़े प्रकाशित करने शुरू कर दिए गए। 4 वैकल्पिक आंकड़े प्रकाशित करने कर दिए, M1, M2, M3 और M4। मुद्रा के M1 और M3 पुराने माप M और AMR को प्रकट करते हैं। मुद्रा के M1 और M3 पुराने माप M और AMR को प्रकट करते हैं। इन मापों की व्यवस्था के माप के अंतर्गत हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं M1 माप, अर्थात M1 मेजरमेंट। M1 मेजरमेंट का जो फॉर्मूला है, M1 बराबर C प्लस DT प्लस OD, जहां C बराबर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, अर्थात जनता के पास चलन मुद्रा, ठीक है, सिक्के या जो भी है वो। DT नेट डिमांड डिपॉजिट बाय द बैंक, बैंकों के पास जो कुल जमाएं हैं वो सम्मिलित होती है, जनता की कुल जमाएं। और ओडी बराबर अदर डिपॉजिट ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, अन्य जमाओं से तात्पर्य वित्तीय संस्थाओं, सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले M1 में सी के बारे में। M1 में सी से अभिप्राय आरबीआई द्वारा जारी किए गए कागजी करेंसी नोट, जैसे कि 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 रुपए के कागजी नोट जमा सिक्के हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भारत सरकार द्वारा जारी किया गया 1 रुपए का नोट भी सम्मिलित होता है। यद्यपि यह 1 रुपए का नोट कागज का बना होता है, परंतु इसको सिक्का ही गिना जाता है। आजकल 2 और 5 रुपए के सिक्के भी प्रचलन में है। ये सभी सिक्के मिलकर कुल मुद्रा पूर्ति का भाग होते हैं। ये सिक्के सरकार के निर्देश पर आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, परंतु ये सरकार की मौद्रिक जिम्मेदारी है। M1 का दूसरा तत्व है डीडी। M1 का दूसरा तत्व है डीडी, मांग जमाएं। मांग जमा से अभिप्राय विशुद्ध मांग जमा से है। एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में रखी गई मांग जमा कुल मांग जमा का हिस्सा है, परंतु मुद्रा पूर्ति में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि मुद्रा पूर्ति में जनता के पास जो जमाएं है उनको भी सम्मिलित किया जाता है। सेकंड पॉइंट, M2 मेजरमेंट, M2 माप। M2 मेजरमेंट। M2 का माप M1
माप की तुलना में एक वृहद अवधारणा अर्थात ब्रॉड कंसेप्ट है। M2 की माप में M1 के सभी घटकों के साथ साथ डाकघर में जनता की बचतों को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं M2 बराबर M1, यहां से लेंगे अपन M1 बराबर M1 प्लस डाकघर के पास जनता की बचतें। डाकघर के पास जनता की बचतें। डाकघर में जनता द्वारा जो बचतें जमा कराई जाती है उनको M2 में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात हम इसे ये भी लिख सकते हैं M2 बराबर M1 प्लस M2 बराबर C प्लस DD प्लस OD प्लस डाकघर के पास जनता की बचतें। करेंसी डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। थर्ड पॉइंट, M3 माप। M3 माप, M3 मेजरमेंट। M3 माप भी M1 की तुलना में एक वृहद दृष्टिकोण है। M3 की माप में M1 के अलावा व्यापारिक बैंकों के पास, कोऑपरेटिव बैंक के पास जनता की शुद्ध सावधि जमाएं यानी टाइम डिपॉजिट जमाएं सम्मिलित की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि M3 बराबर M1 प्लस M3 बराबर M1 प्लस व्यापारिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि जमाएं। व्यापारिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि जमाएं। M3। M4 बराबर M4 का माप M2 की तुलना में एक वृहद कंसेप्ट है। इसमें M3 के सभी अवयवों के अलावा डाकघर की बचतों, राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर सम्मिलित किया जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि M4 माप बराबर M4 मेजरमेंट बराबर M4 बराबर M3 प्लस डाकघर की बचतें। M3 प्लस डाकघर की बचतें राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर, राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर। ये अपना M4 आता है। इस प्रकार भारत में मुद्रा की पूर्ति के संबंध में 4 अवधारणा प्रचलित है। इनमें से M3 विशेष महत्व का है। M3 ही है जिसे प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक उद्देश्यों का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। M3 आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसमें गणना में सम्मिलित किया जाता है। M1 के संकुचित मुद्रा होने के कारण, M1 संकुचित मुद्रा होने के कारण
होने के कारण तथा इसमें केवल जनता के पास करेंसी तथा बैंकों की मांग जमा सम्मिलित होने से ये माप नीति निर्माण में समय जमाओं के महत्व की उपेक्षा करता है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक M3 को अधिक प्राथमिकता देता है। M3 को रिजर्व बैंक अधिक प्राथमिकता देता है क्योंकि उसकी साख नीति के लिए साख बजट निर्मित करने हेतु जनता के पास करेंसी और बैंकों की कुल जमाएं सम्मिलित होती है। M3 में वृद्धि के अनुमानों के आधार पर मुद्रापूर्ति के कीमतों और राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। चक्रवर्ती समिति चक्रवर्ती समिति ने भी मुद्रा लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए बिना कोई कारण बताए M3 के प्रयोग की सिफारिश की थी। मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत M1 की गणना मुद्रापूर्ति के प्रभाव से की जा सकती है। M4 मुद्रापूर्ति का स्कंद विचार है। इन सभी मुद्रा अंगों का नियमन एवं नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इन सब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नियंत्रण एवं नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। अल्पकालीन दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी आय का स्तर, ब्याज दरें आदि तत्व सभी प्रभावित होते हैं। मुद्रा आपूर्ति के सभी अंग सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था में कितना भाग मुद्रा की मात्रा का है, इसका भी सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अतिरिक्त लोगों में बैंकिंग आदत का विकास होना अति आवश्यक है। यदि बैंकिंग आदत का विकास अधिक हुआ तो साख मुद्रा का चलन अधिक होगा तथा सभी अंगों M2, M3 और M4 की मात्रा अधिक होगी। इसके विपरीत बैंकिंग आदत का विकास बहुत ही न्यूनतम अवस्था में है तथा लोगों में बैंकों के प्रति जन विश्वास की कमी है तो M1 और M4 की तुलना में अधिक रहेगा तथा ऐसी स्थिति में मुद्रा आपूर्ति का निर्धारक M1 होगा।